अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन गाइड पाकिस्तान से मैं हूं आपकी मेज़बान रिजवाना रियाज। व्यूवर्स, आज हम फैसलाबाद डी ग्राउंड में ऑक्सले कॉलेज एंड एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और ये मेन ब्रांच है। इसकी 3 ब्रांचेस हैं, 2 डी ग्राउंड में है और एक गुलाम अहमदाबाद में है। और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ इकराम साहब, जो कि ऑक्सले कॉलेज एंड एकेडमी के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत। सर हमें अपने जो तालीमी सिस्टम है इसके बारे में बताइएगा। तालीमी सिस्टम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूं कि ऑक्सले बेसिकली आज से कुछ 3.5 साल पहले ऑक्सले ने अपने सफ़र का आगाज़ किया जी। आज भी हमें याद है जब हमने डे फर्स्ट से फर्स्ट कैंपस शुरू किया था तो उसमें चंद एक स्टूडेंट्स के साथ हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और देखते ही देखते अल्लाह के फजलो करम से आज हम 3 कैंपसेस में बैठे हुए हैं और हमारे पास तकरीबन 5000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंपसेस में अल्हम्दुलिल्लाह एनरोल्ड हैं कॉलेज में और एकेडमी में और अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अल्लाह के फजलो करम से जो हमारा कैंपस 1 है ये बेसिकली हमारा बॉयज़ कैंपस है। डी ग्राउंड में हम यहाँ पे ये वाबस्ता है, बेस करता है। इवनिंग में ये एकेडमी है और जो कैंपस 2 है वो भी हमारा डी ग्राउंड में ही है। वो मॉर्निंग में गर्ल्स कैंपस है, इवनिंग में वो एकेडमी है। मैट्रिक के हवाले से स्टूडेंट्स को वहाँ पे हम डील करते हैं। और 3rd कैंपस जो है वो अल्लाह के फजल करम से हमने गुलाम अहमदाबाद में बनाया। और अपकमिंग कैंपसेस के हवाले से अगर मैं बताऊं तो इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू मंथ्स हम 2 और नए कैंपसेस जो हैं उनका आगाज़ करने जा रहे हैं। अगर मैं ऑक्सले में डिसिप्लिन्स की बात करूं कि हम क्या क्या करवाते हैं और किस तरह से हम स्टूडेंट्स को डील करते हैं तो इसमें यह है कि हमारे पास यहाँ पे FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग, ICS और ICOM की क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे हम डील करते हैं, हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे पढ़ाते हैं। और इवनिंग की अगर बात करें तो इवनिंग में हमारे पास यही डिसिप्लिन्स मेडिकल इंजीनियरिंग, ICS, ICOM और 9-10th की 2 एडिशनल क्लासेस जो हैं वो हम इनको भी डील करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी बैकबोन है एक्चुअली में जिसको हम डील करते हैं वो एंटी टेस्ट की एक्सपर्ट टीम है। और एंटी टेस्ट के हवाले से हम 2-3 कामयाब सेशंस जो हैं वो यहाँ पर लगा चुके हैं, जिसमें MD कैट का, ECAT का, फंग का बेहतरीन सेशन जो है वो हम लास्ट ईयर्स में यहाँ पे गुजार चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है, पेरेंट्स का ट्रस्ट है। वो लोग आते हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को एनरोल करवाया है और उन्होंने एक रिज़ल्ट जो है वो टारगेटेड रिज़ल्ट भी उन्होंने हासिल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबसे बड़ी खूबी जो है वो हमारी टीम है, एंटी टेस्ट की एक्सपर्ट टीम है। आप फैसलाबाद के किसी भी अदारे में चले जाएं वहाँ पे आपको नो डाउट स्टाफ तो मिलेगा लेकिन आपको ऑक्सले जैसा स्टाफ कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसका एक्सपीरियंस जो है वो 13 साल से कम हो और कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने अपने करियर का आगाज़ एंटी टेस्ट की क्लासेस से ना किया हो। तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट है ऑक्सले कॉलेज एंड एकेडमी ऑफ साइंस एंड कॉमर्स का कि हमारी टीम जो है वो ही हमारी नुमाया नशिस्तों में आने की सबसे बड़ी वजह है। सर टीचर कितने क्वालिफाइड हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे टीचर जो हैं वो MPhil और हमारे जो बायोलॉजी के मुदस्सर नवाज साहब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह PhD फाइनल जो है वो अपने रिसर्च में बस इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे सारे टीचर्स जो हैं वो MPhil और PhD तक हैं। जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिलीवर भी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं। सर कम वक्त में जो बोर्ड क्लासेस के एग्जाम्स हुए हैं तो उनको कैसे आपने एंगेज किया, कैसे तैयारी करवाई एग्जाम्स की? ये बहुत अहम सवाल है जी सर। और मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है हमारे इस मुल्क का कि जिसमें तालीम को सबसे पीछे कर दिया गया है। आप कोई भी अदारा देखें, आप कोई भी डिपार्टमेंट देखें, सारे रवा दवा हैं सवाए तालीमी अदारों के। और इस साल में बीइंग एजुकेशनिस्ट जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट जिसने डे फर्स्ट से ये टारगेट सेट किया होता है कि मैं टॉप करूँगा, मैं बोर्ड में पोजीशन लूँगा और मैं खूब मेहनत करके अपने माँ बाप का, अदारे का नाम रोशन करूँगा, जिस तरह मेरे बहन भाइयों ने नाम रोशन किया, जिस तरह वो अपने टारगेटेड फील्ड्स तक पहुँच गए। उसमें मेडिकल की फील्ड हो सकती है, उसमें इंजीनियरिंग की फील्ड हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस साल सबसे पहला नुकसान जो स्टूडेंट के लिए हुआ है
वो ये कि स्टूडेंट अपने उस तालीमी ट्रैक से बिल्कुल हट चुका है जी। अभी मैं 4 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ये न्यूज़ थी कि जी 18,000 बच्चे ऐसे हैं जो तालीम को छोड़ चुके हैं। जी। आप बिलीव करेंगी कि हमारे ऐसे कई पेरेंट्स जिनका ताल्लुक विलेजेस से, जिनका ताल्लुक कोई रेड़ी वाला, कोई छाबड़ी वाला, कोई फ्रूट बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, अगर उसका बच्चा हमारे पास थोड़ी सी फीस में पढ़ रहा था और लॉकडाउन के मसाइल आ गए, उस वालिद और वालदा ने भी ये सोचा है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊं, लॉकडाउन आ जाए और मैं इसकी फीसें अदा करूं और मसाइल का सामना करना पड़े और सबसे बढ़कर बच्चे का फोकस ना बन पाए, तो इससे बेहतर है कि इसको मैं अपने साथ दिहाड़ी पे लगाता हूँ। रात को शाम को ये 4 आने लेकर आएगा और जिससे हमारे घर का निज़ाम चलेगा। अनफॉर्चुनेटली आपका सवाल भी इसी पे बेस करता है कि हमने किस तरह से मैनेज किया। हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सले चूंकि ट्रस्ट पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, हर साल हमारे पास एक टॉप स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक के हमारे पास एनरोल होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस में। हम उन पर मेहनत करवाते हैं, टीम हमारी बड़ी अच्छी है। उसके बावजूद हमने जो चीज़ें फेस की हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में पढ़ नहीं पाया, नंबर 1 जी। नंबर 2, स्टूडेंट मुकम्मल सिलेबस पढ़ ही नहीं सका फिजिकल क्लासेस में। आप भी ये समझती हैं जी और सारे लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में नो डाउट बहुत डिफरेंस है। जी सर। फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकली क्लास में इन्वॉल्व होता है, टीचर उसको डिलीवर कर रहे होते हैं, उसकी तालीमी तरबियत के साथ साथ उसकी अखलाकी तरबियत भी हो रही होती है जो बहुत अहम रोल अदा करती है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में 10% भी तवज्जो नहीं दे सके। उसकी वजह ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट ये बन गई कि वो प्रॉपर सो के उठ नहीं पाते थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल वो लेजी ब्लफर्स की लाइन में चले गए, पढ़ाई से बहुत दूर चले गए थे। और सबसे बड़ा अलमिया था हमने जो स्टूडेंट्स में देखा, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये बस चुका था कि हमारे पेपर नहीं होने, बोर्ड ने ऐसे ही डिक्लेयर कर देना है, जैसे हमें पहले प्रमोट किया था वैसे ही बोर्ड ने हमें प्रमोट कर देना है। हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला, जो टाइम हमें फिजिकल क्लासेस के लिए मिला हमने उसमें मैक्सिमम डिलीवर किया, बच्चे को मैक्सिमम पढ़ाया। उसके बाद जो ऑनलाइन का टाइम था, ऑनलाइन के टाइम पे हमने बच्चों को फोर्सफुली उस ऑनलाइन क्लास में इन्वॉल्व किया। लेकिन हमें भी ये पता है कि हम वो खातिर खा रिजल्ट बच्चों से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं ले सके। तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद फिर जब लॉकडाउन ओपन हुआ है तो हमने मुख्तसर टाइम के लिए इनसे एक टेस्ट सेशन भी लिया। अच्छा, अब उस टेस्ट सेशन में स्टूडेंट्स चूंकि ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल का सामना कर चुका था, लॉकडाउन में उसका फोकस नहीं बन पाया, उसने ये सोचा जी कि पेपर नहीं होने, मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा। इन मसाइल के बावजूद हमने फोर्सफुली बच्चे से टेस्ट सेशन लिया। हमें याद है जी कि जो फर्स्ट पेपर हमने बच्चों से एक पूरा सेंडअप अरेंज किया, वो जब कंडक्ट करवाया तो उसमें बच्चों के मार्क्स बिलो एवरेज थे। ये हम सारा स्टाफ बैठे इस पे इकट्ठे हुए, हमने ये सोचा जी कि स्टूडेंट्स की अगर ये पोजीशन रही और बोर्ड ने वाकई पेपर लेने हैं अगर, तो स्टूडेंट्स का तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा हमने एक और सेंडअप फाइनल स्ट्राइक की शक्ल में बच्चों से अरेंज करवाया। उसमें हमने बच्चों से पेपर लिए और बच्चों को बाकायदा उसके मार्क करके उस पर डिस्कशन की कि आपकी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और बच्चों को थोड़ा सा हमने हौसला अफजाई उनकी की कि अगर बोर्ड वाकई में पेपर लेता है तो आप ये सोचें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका करियर कहाँ पे जाएगा, आपने आगे प्रोफेशनल क्लासेस की तरफ जाना है, आप उस पर तवज्जो दें, आप उस पर मेहनत करें। इस तरह से करके हमने काउंसलिंग के बेशुमार सेशंस लगाए। हमने बच्चे को इंडिविजुअली फोकस किया, हमने बुला के उससे बात की, हमने बच्चे को पेपर उसके सामने चेक किए। फिर बच्चे को बेसिकली ये सारी बातों का मकसद कि बच्चे को हमने स्पून फीडिंग की है ताकि वो कम से कम अपने अपकमिंग पेपर्स में इतना तो परफॉर्म कर सके कि वो आगे प्रोफेशनल क्लासेस की तरफ आसानी से मूव करे।
सर आपके लिहाज से जो मैट्रिक जो अभी एग्जाम्स दिए मैट्रिक वालों ने, तो उनके आगे जाके उनके लिए करियर काउंसलिंग लाजमी है कि नहीं? करियर काउंसलिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट के लिए। हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 2-3 फील्ड्स ऐसी हैं जो जुओं की तू रह चुकी हैं, जिसमें मेडिकल की फील्ड है या जिसमें इंजीनियर बनना है। अब हर वालिद और वालदा की ये चॉइस और ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मैट्रिक के बाद एफएससी मेडिकल में चला जाए या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में चला जाए। कुछ स्टूडेंट्स हैं चूँकि आजकल का जिस तरह एक ट्रेंड बन चुका है मार्केट में, कुछ आईसीएस करवाने के बाद आईटी की फील्ड में ले जाते हैं। मैं ये यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे माशरे में बहुत सारी चॉइसेस हैं। हमारे माशरे में हमारे एजुकेशन में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें बच्चा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो उसमें भी तो स्टूडेंट्स आ सकता है, लाजमी नहीं बिल्कुल इंजीनियरिंग में जाना है। डेफिनेटली ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। अगर ये 1000+ ऐसे जो शोबे हैं जिसमें स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है, तो हमारे ये बेसिक जो गाइडेंस है ये पेरेंट्स की तरफ से ही शुरू हो जाना चाहिए। इसमें पेरेंट्स का भी उतना रोल होना चाहिए, उसमें अदारों का भी उतना रोल होना चाहिए, इसमें टीचर्स का और तमाम वो लोग जो एक स्टूडेंट को बीइंग एजुकेशनिस्ट गाइड करें, उनका ये रोल होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को गाइड करें कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट और बेटर ऑप्शंस हैं जो आपके करियर के लिए आगे जाके आपके लिए बेस्ट बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेडिकल में एडमिशन ना होना, यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें स्टूडेंट बेस्ट तरीक़ों से परफॉर्म कर सकता है। उसमें आपकी जुडिशरी है, उसमें आपके बैंक्स हैं, उसमें आपका फाइनेंस है, अकाउंट्स है, उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें एकेडमिक्स की जॉब है, उसमें लेक्चरशिप है, उसमें कोई आर्टिस्ट बनना है, कोई डिज़ाइनर बनना है, कोई कैलीग्राफर बनना है। ऐसे बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसमें स्टूडेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे पेरेंट्स को और तमाम सोसाइटी के उन लोगों को जो एक स्टूडेंट को गाइड करें, उनको समझना चाहिए कि हम स्टूडेंट को इस वे में डालें, इस रास्ते पर डालें कि जिसको उसने ये समझ लेना है जी कि हमने अब किसी और ऑप्शन में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। सर अगर एकेडमी की बात करें तो अगर एक बच्चे का लेट एडमिशन हो रहा है तो आप उसको सिलेबस दोबारा स्टार्ट करवाएंगे कि उन्हीं बच्चों के साथ कंटिन्यू करवाएंगे? ये बड़ी अहम बात आपने की है जी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिफोर टाइम बिंग तवज्जो नहीं देते कि हमने सेशन ज्वाइन करना है। अगर मैं ऑक्सले एकेडमी ऑफ साइंस की बात करूं तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टैलेंट सेशन को डे फर्स्ट से ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जिनकी मैं हमेशा से बात करता हूँ, जो स्पेशली जिनको मैं कह सकता हूँ जी कि वो बैक बेंचर्स हैं, या वो सोचते हैं कि हम कोई वो सेशन ज्वाइन करेंगे जिसमें हम 2-3 महीने का रगड़ा लगा के पढ़ के तो पेपर्स को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो उन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली सेशन वो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। अब उन स्टूडेंट के लिए हम लोग ये करते हैं कि जिस चैप्टर से स्टूडेंट को क्लास में डिलीवर किया जा रहा है उसी चैप्टर से वो लोग ज्वाइन करते हैं। अच्छा, उन स्टूडेंट्स को वो चैप्टर मुकम्मल करवा दिए जाते हैं। ये तकरीबन 5.5-6 महीने का एक सेशन होता है। इस सेशन में जब हमने सिलेबस कंप्लीट करवा देना है तो उसके बाद हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन शुरू होता है जिसे हम बैकबोन ऑफ द होल सेशन कहते हैं। वो बेसिकली जाना जाता है रिवीजन एंड टेस्ट सेशन के नाम से। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो लेट ज्वाइन किया है जिन्होंने, और जिनका कुछ ना कुछ सिलेबस रहता है, अब उस रिवीजन में उनको वो सिलेबस पढ़ाया भी जाता है और डेली बेसिस पे एक प्लानर स्टूडेंट को दे दिया जाता है, उसके मुताबिक उससे डेली बेसिस पे टेस्ट लिए जाते हैं। अच्छा, अब उस टेस्ट प्लानर से स्टूडेंट्स को बड़ी मदद मिलती है। एक तो उसको पता होता है कि फ़लाँ डेट पे मेरे फ़लाँ सब्जेक्ट का इतने नंबर्स का टेस्ट है, और उसके आगे फिर उसने एवेल्यूएशन भी खुद करनी होती है कि अगर मेरे 45 मार्क्स का एक टेस्ट है और केमिस्ट्री के पहले टेस्ट में से मेरे 40 नंबर आए हैं तो दूसरे टेस्ट में से मेरे 41 आने चाहिए, ना कि वो 35 पे 30 पे जाए। तो इस तरह से एक स्टूडेंट जो है वो अपनी इवैल्यूएशन भी करता है। और मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट सेशन ऐसी हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि जो स्टूडेंट इसमें से गुजर कर अपने मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को उस हद तक तैयार कर लेता है कि वो मैक्सिमम पोजीशन या मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाएगी। सर एकेडमी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो बताइएगा। एकेडमी
सबसे अहम हिस्सा है जी। मैं अपने 13 साल की प्रैक्टिस में, एजुकेशनल करियर में ये देख चुका हूँ कि एक टॉपर स्टूडेंट जो ऑटोमेटिक चॉइस पे एक अच्छे कॉलेज में भी चला गया है, अगर वो कोचिंग की क्लासेस नहीं लेता तो बिलीव करें कि वो अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाता। अब टारगेट से क्या मुराद है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड की पोजीशन लेनी है और जिन्होंने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, जिन्होंने ये डे फर्स्ट से सोचा हुआ है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगा या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊंगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स अलमिया पाकिस्तान में बहुत कम है। अब उन कम सीट्स की वजह से स्टूडेंट को ये मेहनत करना पड़ती है डे फर्स्ट से 2 जगहों पे कि वो अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सके। मैं पेरेंट्स से ये बात करता हूँ जी कि बताएं अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि आपका बच्चा या बच्ची घर में जाके पढ़ते हैं तो ठीक है, कॉलेज के बाद उस असाइनमेंट को परफॉर्म करें। अगर आपको लगता है नहीं कि मेरा बच्चा मोबाइल में इंगेज है, गेम्स में इंगेज है, या सो जाता है या टाइम को वेस्ट करता है, तो फिर इस टाइम को वेस्ट ना करें, उस स्टूडेंट को एकेडमी ज्वाइन करवाएं। एकेडमी ज्वाइन करवाने से 2 तरफा वो बच्चा इंगेज होगा। अच्छा, यहाँ पे एक पेरेंट्स बड़ा अहम क्वेश्चन करते हैं, क्या हमारे बच्चे का सिलेबस जो कॉलेज में चल रहा है वो एकेडमी में भी एज इट इज चलता रहेगा? सर अक्सर ऐसा होता है एकेडमी में अपने जो सिलेबस करवाते हैं स्कूल में कोई और सिलेबस। बिल्कुल ऐसी बात। मैं इस पे चूंकि एक स्टूडेंट जब 2 तरफा सिलेबस पढ़ता है, देखें किताब के अगर फिजिक्स के चैप्टर 10 हैं तो उन 10 चैप्टर्स में से स्टूडेंट ने परफॉर्म करना है। अगर कॉलेज में 6ठा चैप्टर चल रहा है या एकेडमी में 3रा चैप्टर चल रहा है तो वो किसी ना किसी जगह पे जाकर रिवाइज तो होने, इकट्ठे तो होने। इस तरह से स्टूडेंट को 2 तरफा टफ टाइम मिलता है। हम ये बात कहते हैं जी पेरेंट्स को कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ये एंजॉय करने का टाइम नहीं है बेसिकली, ये अपनी लाइफ को एंटरटेन करने का टाइम नहीं है बेसिकली, ये टाइम है कि स्टूडेंट खपत करे। मैं स्टूडेंट से ये सवाल करता हूँ कि जी बताएं कौन ऐसा बच्चा है जो 8-9 घंटे पढ़ता है, और मेरे ये टीचर बात करते थे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 8-9 घंटे पढ़ने के बाद मर गया हो। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होती है और मैं इस पे हंसता था। वाकई ऐसा, अगर कोई स्टूडेंट 10 या 11 घंटे पढ़ता है तो कभी नहीं हो सकता कि वो अपने ट्रैक से डी ट्रैक हो जाए, बल्कि वो एफिशिएंसी की तरफ जाएगा, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। लिहाजा जो हम टेस्ट की बात करते हैं या सिलेबस की बात करते हैं, 2 तरफा सिलेबस की बात करते हैं, तो उससे स्टूडेंट का बहुत सारा फायदा होता है। उसको डे फर्स्ट से टफ टाइम मिलना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स का ये कहना होता है कि बच्चे डबल माइंडेड हो जाते हैं, वो एकेडमी का याद करेंगे स्कूल का याद करेंगे। इसमें हमारा एक बेहतरीन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट। हमने वीकली 1 लेक्चर मल्टीमीडिया डिलीवर करना है, बच्चे को एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के देना है कि उसने कॉलेज और एकेडमी को लेकर कैसे चलना है। एक स्टूडेंट के अगर फिजिक्स के, मैंने एक मिसाल दी थी, 10 चैप्टर हैं तो उसने वो 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ये नहीं होगा कि अगर वो कॉलेज में कोई फिजिक्स की किताब पढ़ रहा है तो एकेडमी में उसको कोई लॉ की किताब पढ़ाई जा रही है। उसको उसी फिजिक्स के चैप्टर 3 चैप्टर्स का फर्क जरूर हो सकता है, बल्कि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं स्टूडेंट के, उसको ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। और ऐसे ही स्टूडेंट आप यकीन जानिए कि पेपर में बेहतर अंदाज से परफॉर्म करते हैं। और ये हमारी प्रैक्टिस है। हमने बोर्ड के तमाम ऐसे टॉपर्स देखे हैं, उसमें शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इवनिंग कोचिंग में क्लासेस ना लेता हो, अदरवाइज सारे स्टूडेंट क्लासेस ले रहे होते हैं और वो सारे स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिलता है, फिर ज़्यादा टीचर्स के साथ टाइम मिलता है कि वो यहाँ पे। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सले एकेडमी ऑफ साइंस में पूरा एक क्लस्टर बना होता है। शायद ही कोई फैसलाबाद का कॉलेज है जो हमारी इवनिंग एकेडमी में बच्चे ना भेज रहा हो। सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और खूब मेहनत कर रहे होते हैं और रिजल्ट्स भी आ रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की वजह से आज हम जिस हब में बैठे हुए हैं, डी ग्राउंड की, बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। 3 कैंपस हमारे शानदार तरीके से चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग कैंपसेस के हवाले से हमने ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया हुआ और विद इन अ फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह ताला ये खुशखबरी फैसलाबाद को मिलेगी इंशाल्लाह। सर स्लो लर्नर और क्विक लर्नर को कैसे इंप्रूव करवाते हैं एकेडमी में? देखें, ये स्पून फीडिंग है। इसमें राइटिंग स्किल्स हम बच्चे को सिखाते हैं कि एक स्टूडेंट जो है
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनको क्लास में बैठे फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, और कुछ स्टूडेंट मेरी तरह के होते हैं जिनको बार बार स्पून फीडिंग के साथ समझाना पड़ता है, जिनको बार बार मेहनत करवानी पड़ती है और बार बार उनको बताना पड़ता है। मैं स्टूडेंट को एक चीज़ बताता हूँ जी कि आप अपनी किताब लें। मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर क्लास में दिया था। मैंने स्टूडेंट को कहा जी मुझे बताएं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी फर्स्ट ईयर की एक किताब पर खुद लिखते हैं। ऐसे बड़े कम स्टूडेंट होते हैं। फिर मैंने स्टूडेंट्स की हैबिट बनवाई कि आप लोग किताब पे गंद डाला करें। अब गंद डालने से ये मुराद भी नहीं कि मिट्टी डाल देना है, उस पर कोई गंद डाल देना है, उस पर लिखें। आप अपने सादा अल्फाज में लिखें। और बिलीव करें कि स्टूडेंट्स ने जिस दिन से ये प्रैक्टिस शुरू की है, वो 3-3 महीने के बाद भी अपनी वो किताब खोलते हैं तो अपने हाथ से लिखा हुआ वो शॉर्ट नोट, उससे उनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उनको पता चल जाता है। फिर स्टूडेंट्स को मैंने कहा जी कि आप अपनी बुक्स पे स्टिकी नोट्स लगाएं। स्टिकी नोट्स ऐसी चीज है जिसपे आप इंतहाई एक पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन निकाल के इंतहाई अहम चीज लिखें। इससे जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने में बड़े कमजोर हैं, उनको बड़ी हेल्प मिलती है और वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं जी। सर जो आप प्लानिंग करते हैं वो 1 ईयर की होती है, मंथ बात करते हैं? जो बेसिकली हमारा प्लानर है फॉर 1 ईयर होता है, वो एकेडमी है या वो कॉलेज है। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो उसमें इवेंट्स भी हैं जी, और उसमें स्टडी का एक कंप्लीट स्केड्यूल भी है। अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो सबसे पहला हमारा इवेंट होता है जी स्टूडेंट्स के लिए वेलकम पार्टी का। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरीना होटल में एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन करवाया था। उसके बाद फिर हमने एक मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो एक पूरी कॉन्फ्रेंस करवाई थी। उसमें बच्चों की अखलाकी तरबियत हुई थी। एक बहुत बड़ा इवेंट हमारा स्पोर्ट्स डे का इकबाल स्टेडियम में हमने फॉर 3 डेज़ बुकिंग करवा के वहाँ पर अरेंजमेंट किया था। फिर इसके अलावा हम कल्चरल फेस्टिवल, ताकि स्टूडेंट्स को अपने रवायती कल्चर्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिले, उसको चीज़ों का पता हो, उसको सारी अवेयरनेस हो कि हमारा मुआशरा किस तरह का है, हमने किस तरफ जाना है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से हमारा सबसे पहले जी होता है मंथली टेस्ट, डेली टेस्ट, वो जो टीचर क्लास में गाहे बगाहे लेते रहते हैं। एक मंथली टेस्ट के साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन जो ऑक्सले कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है, वो प्रीवियस MCQs बेस्ड ऑनलाइन क्विज कंपटीशन है। इसमें स्टूडेंट को ये हेल्प मिलती है कि उसने अपने प्रीवियस कवर्ड सिलेबस के MCQs को अटैम्प्ट करना होता है गिवन टाइम में। फिर ऑनलाइन जीनियस टेस्ट के नाम से हमने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई है कि स्टूडेंट को ये एप्लीकेशन पे दिखता है जी कि उसका ये क्वेश्चन है, उसके 4 आंसर्स हैं, उसमें से एक उसने सेलेक्ट करना है और गिवन टाइम में उसने आगे चले जाना है। इससे स्टूडेंट को बहुत सारी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ मंथली टेस्ट हैं। मंथली टेस्ट के बाद हमारे सेंडअप्स हैं। हम 2 सेंडअप्स लेते हैं, एक दिसंबर में लेते हैं, एक हम फरवरी में लेते हैं, और उसके बाद हमारा कॉलेज का भी टेस्ट सेशन शुरू हो जाता है। बड़े कम कॉलेज ऐसे हैं जो टेस्ट सेशन को कंडक्ट करवाते हैं। उसमें बच्चे ने डेली टेस्ट देना है, उस टेस्ट की मार्किंग करवानी है, उसकी इवैल्यूएशन होनी है, एक भरपूर तरीके से स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाती है। और मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगा, हमारी जो फाइनल सीरीज़ होती है बिफोर टाइमिंग, जिसे प्री बोर्ड टेस्ट हमने बच्चों से कंडक्ट करवाए हैं, उसमें से हमारे स्टूडेंट्स के आंसर सुन के हम हैरान थे अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो ये कहता था कि सर प्री बोर्ड के आए सवालात में से हमें बोर्ड के सवालात आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स की प्रैक्टिस इतनी है कि हमारे तैयार करदा जो सवालात हैं उसी में से बच्चे की मैक्सिमम तैयारी हो जाती है और उसी में से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है जी। व्यूअर्स, आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।